हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बेहतर ही होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं संभव टेस्ट 40। क्वेश्चन नंबर 44। संसद को कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 253। देखिए, अगर आपको ध्वनि विधि याद होती तो आपको 253 यानी कि, लेकिन कुछ लोगों को याद होगी और जिन लोगों को याद नहीं है वो सर अंशुमान सर की क्लास करें, ठीक है। तो ये 253, इसको हम कैसे 2 के लिए एन यूज़ करते हैं, 5 के लिए एल और 3 के लिए एम यूज़ करते हैं। तो इससे एक शब्द बन जाएगा नीलम। देखिए, जो डिजिट होती है उसमें कोई इमोशन नहीं जुड़ा रहता है, तो कोई कल्पना भी नहीं आदमी कर पाता है। लेकिन नीलम बन गया इस 253 से। आप 253 भूल सकते हैं लेकिन नीलम नहीं भूलेंगे। नीलम नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो अगर अब आप याद करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों को लागू करने की शक्ति किसके पास है या कौन प्रदान करता है, तो नीलम प्रदान करती है या नीलम के पास है। तो आपको ये अब हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट की बात करें 250 में देखिए क्या है। 250 में राज्य सूची के विषय आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर जो है संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन किस स्थिति में है, ये तो राज्य सूची के विषय है, संसद कैसे कानून बना सकती है। तो संसद कानून बना सकती है जब आपात की उद्घोषणा परावर्तन में हो, यानी कि आपात स्थिति हो, आपात लागू हो, तब जो है राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। 251 की अगर हम बात करें तो 251 देखिए, 249 और 250 क्रम से चल रहे हैं। 251 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, ये 251 में बोला गया है। 252 की बात करें तो 252 को आप ऐसे याद करिए, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से बनाई विधि बनाने की संसद को शक्ति प्राप्त है। 252 यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य, इसको ऐसे याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 249। 249 में क्या है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन किस स्थिति में, राष्ट्रहित। तो यहीं पे आप ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रहित में अगर कोई कानून बनाना होगा तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखिए 229 में क्या है। 229 में हाई कोर्ट के अधिकार और सेवकों की नियुक्ति तथा व्यय है। 239 की अगर हम बात करें तो 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 259 की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट अनुसूची में जो खंड बी के यानी कि भाग बी के राज्यों के सशस्त्र बल है, वो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 के द्वारा इनका लोप कर दिया गया यानी कि हटा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंडे के सींग बने होते हैं, तो गैंडे के सींग कैराटीन से बने होते हैं। इसमें 2 चीज होती है कंफ्यूज करने वाली, एक होता है कैराटीन और एक होता है कैरोटीन। इससे एकदम कंफ्यूज मत होइए आप, ये कभी कैराटीन भी पूछता है और कैरोटीन भी पूछता है, दोनों खास है। पहले हम बात करते हैं कैराटीन की। कैराटीन क्या है, कैराटीन प्रोटीन का एक प्रकार है और उसमें भी सिंपल प्रोटीन का प्रकार, ये उदाहरण है। कैराटीन 2 प्रकार का होता है, यानी कि अल्फा कैराटीन और बीटा कैराटीन। अल्फा कैराटीन की अगर हम बात करें तो अल्फा कैराटीन में क्या आएगा, तो जो त्वचा में उपस्थित होता है ये कशेरुकी जंतु में होता है। कशेरुकी जंतु क्या होते हैं, जिनके पास स्पाइनल कोड होती है उनको कशेरुकी जंतु बोलते हैं। ऊन, सींग, खुर, पंख, नाखून, पंजा, कछुआ का कवच, सब में अल्फा कैराटीन मिलता है। इसको आप, इसमें कुछ खास है, उसको 3HN1 से याद कर सकते हैं। जैसे कोई नाम है 3HN1, इसमें 3H में क्या हो जाएगा, एक H से क्या हो जाएगा आपका हॉर्न हो जाएगा यानी कि सींग। एक H से आपका हो जाएगा हुव्स यानी कि खुर, और एक H से हो जाएगा हेयर। तो ये आपके 3H याद हो जाएंगे।
1H से आपका हेयर यानी कि बाल हो जाएगा। अगर हम N की बात करें तो N से आप नाखून याद रखिए। बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, बीटा कैरोटीन में क्या आता है, मकड़ी का जाला, संकर्षण रेखीय धागा यानी कि ड्रैग लाइन सिल्क थ्रेड इसमें आता है। अब हम बात करते हैं कैरोटीन की। ये हमें कैसे, इसकी स्पेलिंग के से शुरू होती है और इसकी सी से शुरू होती है, ठीक है। तो कैरोटीन को प्रोविटामिन भी कहते हैं और ये विटामिन ए का प्रोविटामिन है, यानी कि जब विटामिन ए बनता है तो उसमें ये सहायक होता है। और ये कैरोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रकार है और इसका संचय की अगर हम बात करें तो ये लीवर में संचय होता है और गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो इसी कैरोटीन की वजह से होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए बोन्स का आपको पता ही है, अस्थियों का, यानी कि हमारा शरीर जो है बोन्स का, ये अस्थियों का एक ढांचा है। उपास्थि की अगर हम बात करें तो उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स, यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं की बनी होती है। बहुत बार पूछता है कि कार्टिलेज किसका बना होता है, तो कॉन्ड्रोसाइट कोशिका का। यह बाल्यावस्था में अस्थियों के विकास का केंद्र माना जाता है। यह शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किस घटना से संबंधित है, तो ये दांडी मार्च से, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, दांडी मार्च से संबंधित है। दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, यानी कि ये 24 दिन की यात्रा होती है। और इसमें अगर हम सफ़र की बात करें कि कितना लंबा सफ़र था, तो 290 किलोमीटर की ये यात्रा थी। ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है और दांडी तक चलती है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग करना था। कभी कभी सत्याग्रही पूछ लेता है कहाँ से कितने सत्याग्रही थे, तो गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात से 21 और महाराष्ट्र से 13 और यूपी की बात करें तो यूपी से 8 सत्याग्रही थे। एक बहुत खास क्वेश्चन है इसमें जो पूछता है कि दांडी मार्च के समय पत्रकार कौन थे, तो वेब मिलर यूएसए के ये पत्रकार थे। वेब मिलर इस समय पत्रकार थे। एक और स्टेटमेंट इस समय गांधी जी देते हैं, शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो देखिए दोनों को याद रखिए। दोनों को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो जब किसी को दंड मिलता है, अगर उसको कारावास हो जाती है, दंड यानी कि दांडी, ठीक है, तो उसको रोटी भी चाहिए, यानी कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, उसको रोटी भी चाहिए और सहानुभूति जो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। जब किसी को दंड मिलता है उसको रोटी और सहानुभूति दोनों की जरूरत होती है। इस टाइम होता क्या है कि गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं सोलापुर महाराष्ट्र से और आंदोलन किसके हाथ में चला जाता है, आंदोलन का नेतृत्व तो अब्बास तैयब जी करते हैं। और इस आंदोलन के बाद क्या होता है कि गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर बल देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है, तो तमिलनाडु और केरल को कार्डमम इलायची की पहाड़ी जोड़ती है। इलायची को ही इंग्लिश में कार्डमम बोला जाता है। गोरान घाट की बात करें तो ये राजस्थान के अरावली में है। भोर घाट की अगर हम बात करें तो ये मुंबई को पूना से जोड़ता है, तो मुंबई से पूना जाते जाते भोर हो गई, आप याद रख सकते हैं। थाल घाट की हम बात करें तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो मुन्ना खाए थाली में, थाली से हो जाएगा आपका थाल घाट और मुन्ना में मुंह से हो जाएगा आपका मुंबई और ना से नासिक हो जाएगा। एक और घाट है जिसको पाल घाट कहा जाता है। पाल घाट कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है और इसको आप याद कर सकते हैं कि पालजी कोको के शौकीन है। पालजी कोको के शौकीन है, यानी कि कोयम्बटूर और कोची, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार जीव विज्ञान में किस खोज हेतु प्रदान किया गया, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है आपके, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। डीएनए की बात करें तो डीएनए के अगर हम
किसने खोज की थी? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। कभी कभी इसका नाम भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। जेम्स वाटसन और अर्थर अर्ग ने इसकी खोज की थी। कोशिका की बात करें तो कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। आइए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपने इस तरह की एक संरचना देखी होगी, यही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ऐसे ही आपस में जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजेनिक बेस होते हैं। वे हमेशा A-T के साथ जुड़ा रहता है, C-G के साथ जुड़ा रहता है। हमेशा ये A-T के साथ, C-G के साथ, A-T के साथ इसी तरीके से जुड़ा रहेगा। A को हम एडेनिन बोलते हैं, C को हम साइटोसिन बोलते हैं, T को थायमिन बोलते हैं और G को गुआनिन बोलते हैं। यही 4 नाइट्रोजेनिक बेस होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं और यही आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इसमें और भी बहुत सारी बात है, लेकिन आपको जैसे ही आगे बताया जाएगा कुछ फैक्ट वहाँ बता दिए जाएंगे। यहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत थी चलने को, तो इस पर 1 घंटे की क्लास चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? इसमें आपको ऑप्शन डी सही रहेगा। आर्टिकल 12 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 14 की बात करें तो हम विधि के समक्ष समता है। आर्टिकल 13A की बात करें तो इन्हीं सब के आप सामने तुरंत अपना वर्क करते जाइए, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा वर्क पड़ जाएगा। फिर आप आज ही इसको लिख लेते हैं तो होगा क्या कि आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने पेपर पे तुरंत लिख लीजिए। उम्मीद है कि सब लोग जो है लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया था पेपर का, सब लोग फोटोकॉपी करा लिए होंगे, अपने पास रखे होंगे। 32 की बात करें हम तो इसमें क्या लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो। अगर बनाएगा भी तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 की बात करें तो ये मूल अधिकारों से असंगत विधियां है इसमें, और आर्टिकल 13 को जो है मूल अधिकारों का प्रहरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 बिलियन की जनसंख्या भारत द्वारा किस वर्ष पार कर लिया गया? तो 2001 में ये पार कर लिया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो 1 अरबवी कहिए या 1 बिलियनवी, जो एक लड़की थी आस्था जिसका नाम था, और वो मुंबई को हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों में से किसके द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए इसको चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट से एकदम कंफ्यूज मत होइए। जब आप भागवत लिखते हैं इंग्लिश में तो BH लिखेंगे, और ए के बाद बी आता है, बी सेकंड नंबर पे है, ए फर्स्ट नंबर पे है। तो भागवत यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय से एकदम कंफ्यूज मत होइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें कि इनकी और क्या क्या इन्होंने उपाधि धारण की थी, तो साकारी की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने विक्रम संवत भी चलाया था 57 BC। और R57 का कूट होता है तीखा, यानी कि विक्रम भाई बड़ा तीखा बोलते हैं, इसको याद रख सकते हैं। भट्टारक की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसमें इनके समय की बात करें शासन की, तो 375 से 412 तक इनका शासन चलता है AD तक, और ये गुप्त राजवंश से थे, और समुद्रगुप्त इनके पिता थे। समुद्रगुप्त क्या थे? इनके पिता थे। इनके शासनकाल को बताया जाता है कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना, बिहार में जो पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र बोला जाता है। इनके दरबार में जो है नवरत्न में कुछ मुख्य है जो पूछ लेता है, जैसे धनवंतरी, वारामिहिर और कालिदास। इनके समय में एक चीनी बौद्ध यात्री भारत की यात्रा करने आए थे जिनका नाम था फाहियान, बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली के लोह स्तंभ पर चंद्र शब्द का जो उल्लेख मिला है तो विद्वानों के द्वारा इन्हीं के नाम का जो है उसकी पहचान की गई है कि ये इन्हीं का नाम है। और ये दिल्ली का लोह स्तंभ जो है आपका कुतुब मीनार के पास है। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें कि गुप्त वंश, इसको चंद्रगुप्त मौर्य से एकदम कंफ्यूज मत होइए। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो 240 AD से लेके 550 AD तक चलता है, और इसकी संस्थापक जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर रामगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, फिर स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के समय में
हुणों का सर्वाधिक मतलब सर्वप्रथम आक्रमण होता है। हुणों का पूछ लिया जाए कि हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ। अगर हम कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त के लड़के थे और इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, महेंद्रादित्य। समुद्रगुप्त इनके पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, और इनकी उपाधि की बात करें तो ये सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की थी और भारत का नेपोलियन भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्पों का चयन कीजिए। न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में, एकदम गलत है ये आपका ऑप्शन, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता केरल में है, तो नहीं, ये मिजोरम में है, दोनों आपके गलत है। न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता जम्मू कश्मीर में है, ये एकदम सही है। सर्वाधिक शहरी महिला साक्षरता मिजोरम में है, ये आपके दोनों ऑप्शन सही है, आप उसको कर लीजिए। कभी कभी लिखते समय क्या हो जाता है ना, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। इसको आप एक चार्ट के माध्यम से अगर याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रखेगा। देखिए हम क्या याद कर रहे हैं, साक्षरता। वैसे सर इस पे क्लास ले चुके हैं, जनगणना पे आप लोग जो है सर की क्लास कर सकते हैं। साक्षरता जो है, साक्षरता में दो कंडीशन है, एक है ग्रामीण और एक है शहरी। इसमें भी फिर दो कंडीशन हो जाएगी, एक हो जाएगी महिला और एक पुरुष। इधर भी दो कंडीशन हो जाएगी, महिला और पुरुष। इसमें भी दो कंडीशन हो जाएगी, एक सर्वाधिक हो जाएगी और एक न्यूनतम। इसमें भी दो कंडीशन, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। सेम डायग्राम बना लीजिए, एकदम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर हम ग्रामीण महिला की बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पे ग्रामीण महिला साक्षर है, तो वो केरल में है, और सब न्यूनतम की बात करें तो राजस्थान में है। पुरुष की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष कहाँ पे है, तो केरल में, और न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल में। और महिला शहरी की बात करें, शहरी में सर्वाधिक शहरी महिला साक्षर कहाँ है, तो मिजोरम में है, और न्यूनतम जो है जम्मू कश्मीर में है। पुरुष की बात करें तो ये भी मिजोरम में सर्वाधिक साक्षर है, और पुरुष यूपी में सबसे न्यूनतम साक्षर है। इसको आप याद रखिएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन दो के लिए आप कर सकते हैं केरा, यानी कि केरल और राजस्थान, इनके लिए केरू या करुण याद कर सकते हैं, यानी कि केरल और अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए मजाक होता है ना, तो आज से आप सोचिए कि मिजाक है, और इसके लिए मिज अप। इसके लिए एक लाइन का पूरा कूट लिख लीजिए आप, ग्रामीण केरा सिर्फ करुणा, ग्रामीण केरा सिर्फ करुणा खाती है, जबकि शहरी लोग मिजाक में, यानी कि मजाक में मिजअप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोटा वैक्सीन एक मानक दवा है, तो देखिए डायरिया की मानक दवा है, और इसको अतिसार भी कहते हैं, और इसी अतिसार यानी कि डायरिया से अकबर की मृत्यु होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें आंत में घाव हो जाते हैं, और इसका कारण क्या है, तो घरेलू मक्खी है जिसका नाम है एस्केरिस ल्यूब्रिकाइडिस, एस्केरिस ल्यूब्रिकाइडिस। और ये जो है बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये रोटा वायरस से होता है, और वयस्कों की बात करें तो नोरा वायरस। बच्चों में रोटा वायरस से और बड़ों में नोरा वायरस से, यानी कि अकबर नोरा वायरस से अकबर की मृत्यु हुई होगी। निपाह की बात करें तो निपाह देखिए 17 जुलाई 2018 में केरल के कोंजीकोड़ा और मल्लपुरम में पाए गए थे इसके पेशेंट। और इसके बचाव की अगर बात करें तो N95 मास्क, जो इस टाइम भी बहुत चल रहा है, वो इसके बचाव के लिए प्रयोग किया गया था। निपाह की अगर हम बात करें तो निपाह को बर्ड फ्लू, पक्षी फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा या पक्षी इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये विषाणु जनित रोग है, और ये मुख्य रूप से पक्षियों में पाया जाता है, कभी कभी जो है मानव सहित स्तनधारियों में भी ये पाया जाता है। डायबिटीज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज क्या होता है, जब डायबिटीज कैसे होती है कि अग्नाशय की कोशिका में इंसुलिन हार्मोन का बनना या तो बंद हो जाए या कम हो जाए, तब डायबिटीज बनती है। और डायबिटीज दो प्रकार की होती है, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 को क्या कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, जो बच्चों में होती है। और टाइप 2 की बात करें तो इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। ये 40 वर्ष से
अधिक उम्र के लोगों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रविड़ शैली में निर्मित है। और अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें कि द्रविड़ शैली में और कौन से मंदिर बने हैं, तो देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर पूछे, ये कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। और कांची का कैलाश मंदिर भी इसी द्रविड़ शैली में आता है। एक दो आप और लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, मामल्लपुरम, वरदेश्वर जो तंजौर में है, तिरुमलाई, ये बैकुंठ पेरुमल, ये सब मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। अगर हम बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली में अंबरनाथ का मंदिर आ जाएगा जो थाना महाराष्ट्र में है, 10 अवतार का मंदिर, एलिफेंटा का गुहा मंदिर। नागर शैली की अगर बात करें तो नागर शैली में क्या आ जाएगा, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ का पुरी मंदिर, खुजराहो मुंडेरा का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर आदि। अगर हम इन शैलियों की बात करें तो देखिए नागर शैली शब्द से ही प्रतीत होता है कि नगर शब्द से बना है। इसको सोलंकी शैली भी कहते हैं। इसका निर्माण जो है हिमालय से लेके विंध्य पर्वत मालाओं तक फैला है। आप लोग नोट करते हुए चलिए, अगर आपको ये सब पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खास है जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही पॉइंट आपको बताया जा रहा है, तो आप नोट जरूर कर लीजिए। इस मंदिर की जो है नागर शैली के मंदिर की दो मुख्य विशेषता है, एक तो इसमें विशिष्ट योजना होती है और दूसरी जो विशेषता है वो विमान की विशेषता है। मंदिर के अंग की बात करें तो 8 अंग होते हैं और सबसे खास क्वेश्चन कि मंदिर आधार से शिखर तक वर्गाकार या चतुष्कोणीय बना होता है। पूछ लेगा नागर शैली के मंदिर किस प्रकार के बने होते हैं, वर्गाकार, वृत्ताकार, तो आप बताइए कि वर्गाकार। 8वीं से 13वीं सदी तक ये मंदिर, इनका मंदिरों का विकास हुआ है। द्रविड़ शैली की अगर हम बात करें तो द्रविड़ शैली कृष्णा से लेके कावेरी कहिए या फिर कन्याकुमारी तक ये के बीच में फैले होते हैं। मंदिर आयताकार होते हैं और बहुमंजिला होते हैं। संबंध इनका दक्कन के मंदिरों से है। विशेषता की अगर बात करें तो पिरामिडीय विमान है। मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं और 8वीं से 18वीं सदी के मध्य इनका विकास हुआ है। बेसर शैली की अगर हम बात करें तो बेसर शैली देखिए विंध्या पहाड़ों से लेके कृष्णा नदी के बीच फैली है। नागर और द्रविड़ शैली का इसमें मिश्रण माना जाता है और इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। मंदिर के अगर हम आकार की बात करें तो वृत्ताकार कहिए या फिर अर्ध गोलाकार कहिए या फिर गोलाकार कहिए, ये इनके आकार होता है मंदिर का। और 8वीं से 13वीं सदी के मध्य ये इनका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1987। नेक्स्ट देखिए, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी प्रतिशत मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती? बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें देखिए फ्लोराइड का क्या होता है, शरीर में उपस्थित कुल फ्लोराइड का 96% फ्लोराइड आपका अस्थियों और दांतों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सही सुमेलित कीजिए। देखिए परति किसे कहते हैं? जो भूमि 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती। पोलज की बात करें, लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि। बंजर को बंजर भूमि कहते हैं। चैचर की बात करें तो जो भूमि 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती है उसको चैचर भूमि कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किर्गिज जनजाति पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है और किर्गिस्तान मध्य एशिया में पड़ता है। कभी कभी किर्गिस्तान भी पूछ लेता है। और अन्य की बात करें तो पामीर का पठार थ्यांशान पर्वतमाला के क्षेत्रों में जो है ये निवास करते हैं। इनके निवासी स्थान की बात करें तो उसको युर्त कहते हैं। पूछ ले कि किर्गिज जनजाति का निवासी स्थान क्या कहलाता है, तो युर्त कहलाता है। और ये ऋतु प्रवास करने वाले पशु चालक चलवासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनेक्सीमेंडर के द्वारा। एनेक्सीमेंडर की अगर बात करें तो ये 6वीं शताब्दी में मतलब जो है इन्होंने दुनिया को सिलेंडर के आकार का जो है एक मैप बनाया था। दुर्भाग्यवश वो मैप उपलब्ध नहीं है। जो भी हुआ हो, जल गया हो, बह गया हो, खो गया हो, जो भी स्थिति हुई हो। अरस्तु की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी या जूलॉजी साइंस का पिता इन्हें माना जाता है। हेरोडोटस की अगर हम बात करें तो हेरोडोटस को जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इनकी एक बहुत
खास पुस्तक है उसको ज़रूर आप लिख लीजिए। हिस्टोरी का पुस्तक है और देखिए नाम से भी मैच खाती है, हेरोडोटस हिस्टोरी का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीगरलैंड घाटी स्थित है, तो जर्मन में सीगरलैंड घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को राउंड अप कर लीजिए। इसमें आपके सब सही है लेकिन डी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें कह रहा है कि कम एडीएच की मात्रा रक्त को पतला और मूत्र को गाढ़ा कर देती है। ये एकदम गलत है इसमें ऑप्शन। आप जो है इसको एक ग्राफ से हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा कि कैसे है कैसे नहीं। देखिए इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन अगर अधिक है तो इसका मतलब डायबिटीज़ है, मरीज को जो है डायबिटीज़ है यानी कि रक्त में जो है शुगर की मात्रा अधिक है। एडीएच क्या हो जाएगा, यानी कि एडीएच कम है तो प्यास आपको ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी यानी कि डिहाइड्रेशन होगा और इसमें क्या हो जाएगा, मूत्र पतला हो जाएगा और रक्त गाढ़ा हो जाएगा। स्थिति क्या होती है, देखिए इंसुलिन या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जितना भी वो पानी ग्रहण करते हैं उन्हें प्यास बड़ी जल्दी लगती है और जितना भी पानी वो पीते हैं मूत्र की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो पानी शरीर में रुक नहीं पाता तो जल्दी वो बाहर निकल जाता है। और जब पानी जल्दी बाहर निकलेगा तो स्थिति क्या होगी कि शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी विषैले पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो मूत्र के साथ बाहर नहीं आते हैं और वो क्या होते हैं, वो रक्त में घुल जाते हैं। और ऐसे ही शुगर भी रक्त में घुलना शुरू हो जाता है। तो बेसिक सा होगा कि मूत्र कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और रक्त आपका कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इससे आपका ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। बाकी सबको आप इसी लाइन से वो कर सकते हो। ऐसे ही जल में होता है, जब जल अधिक लिया जाता है तो एडीएच कम हो जाता है, मूत्र का निर्माण ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अल्कोहल में भी सेम कंडीशन होगी, अल्कोहल अधिक होगा तो एडीएच कम हो जाएगा, मूत्र का निर्माण ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर में उत्कीर्ण भारत का प्रमुख जैन मंदिर, तो ये फतेहपुर का जैन मंदिर है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फतेहपुर का जैन मंदिर जो है झांसी में, फतेहपुर का जैन मंदिर झांसी में है ये, और ये स्पेशली महावीर स्वामी को समर्पित है। झांसी में ही एक जगह पड़ती है फतेहपुर जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये देखिए राजस्थान और माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। ग्वालियर का जैन मंदिर एमपी में है। किराड़ू जैन मंदिर को देखिए ये राजस्थान में भी बाड़मेर जो जिला पड़ता है राजस्थान में उसी में, और किराड़ू को क्या बोला जाता है, इसको राजस्थान का खुजराहो बोला जाता है। किराड़ू जैन मंदिर को राजस्थान का खुजराहो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लार्क विधि का प्रयोग होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। देखिए जल में क्या होता है, दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। पहले हम अस्थायी की बात करते हैं। अस्थायी की कठोरता आती कैसे है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता आती है। इसे दूर करने की विधि एक आपको दी गई है, क्लार्क विधि है। एक है कास्टिक सोडा डालकर, तो दोनों को कैसे याद रखिए, क्लार्क विधि और कास्टिक सोडा डालकर। दूसरी जो विधि है वो उबालकर भी इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। स्थायी कठोरता की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण स्थायी कठोरता आती है। इसकी दूर करने की विधि की अगर हम बात करें तो कैलगन विधि, सोडा विधि, साबुन विधि और परमिटेट विधि, ये इस प्रकार जो है स्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमण करने वाले पिंड जाने जाते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनको क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह की अगर हम बात करें कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड या पिंड है जो मंगल और बृहस्पति के बीच विचरण करते हैं। ये ग्रहों से छोटे होते हैं किंतु पिंडों से बड़े होते हैं। उल्का की अगर हम बात करें
तो उल्का क्या होती है कि ये साधारण बोलचाल में इनको क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार, जो तारों का टूटना होता है उसको उल्का ही बोलते हैं। ये पृथ्वी के नजदीक पहुंचने पर क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इनको खींच लेता है। अधिकतर वायुमंडल के घर्षण से नष्ट हो जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ उल्का जो है पृथ्वी तक पहुंच भी जाती है। धूमकेतु की अगर हम बात करें तो धूमकेतु क्या है, इनको धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोला जाता है। ऐसे ब्रह्मांडीय जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये धूल, बर्फ, जलकण, हिमानी गैस, धातु पिंड आदि से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवराह और प्रभास निम्नलिखित में से किसकी उपाधि थी? तो ये इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिहिर भोज की उपाधि थी। मिहिर भोज की अगर बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से थे। दंती दुर्ग की हम बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश से थे। मीर भोज आपके पता ही चल गया कि ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश से थे। देव राय प्रथम की अगर हम बात करें तो ये संगम वंश से थे। और पुष्यगुप्त की बात करें तो देखिए पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में सौराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, घोषित इनको किया गया और इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के राज्यपाल जो है एक है तुषास्प, इन्होंने ही इस सुदर्शन झील से एक नहर निकलवाई थी। और इनका जो है इन सब बातों का उल्लेख कहाँ मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल को नियंत्रित करने वाला कारक वन, मृदा, समुद्री धाराएं, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आज यहीं पे रोक देते हैं। आप लोगों के लिए आज एक सवाल है। हम पिछली क्लास में आप लोगों को यानी कि पिछला टेस्ट पेपर जब हल करा रहे थे उसमें आप लोगों को बताया भी गया था। एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, उनकी एक बुक का नाम हम बताए थे। उस बुक को आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डिसलाइक की जगह आप लोग सुझाव दें। और अगर आप चाहते हैं कि संभव सिविल सर्विसेज का ये चैनल दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचे तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।